नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर बिजनौर से मिल रही है, जहां पर वन माफियाओं ने काटे आम के पेड़। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस को आते देखकर फरार हुए वन माफिया। पेड़ काटने पर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। लगातार पर्यावरण के दुश्मन बने वन माफिया। थाना कोतवाली शहर में जैन फार्म का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिजनौर में वन माफियाओं ने आम के पेड़ काटे, जिसको लेकर पुलिस को आता देखकर वन माफिया वहां से भाग खड़े हुए। पेड़ काटने से गुस्साए स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वन माफियाओं ने आम के पेड़ काटने की खबर है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस जैसे ही पहुंची और पुलिस को आता देखते हुए वन माफिया वहां से 9-2-11 हो गए। पेड़ काटते समय वन माफिया वहां मौजूद थे और पेड़ की कटाई, आम की पेड़ों की कटाई कर रहे थे। जैसे ही स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचित किया गया और ऐसे में पुलिस को आता देख वन माफिया वहां से भाग खड़े हुए। बिजनौर से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कुछ पेड़ कटे हुए पड़े हैं, यानी कि उन कटे हुए पेड़ों को छोड़कर पुलिस को आता देखते हुए वन माफिया वहां से 9-2-11 हो गए। इसमें नियमानुसार उद्यान विभाग के रिपोर्ट के आधार पर इसमें परमिट जारी किया गया। 81 पेड़ों का परमिट जारी है। क्या नियम है इनका? उसमें जो भी नियम है सभी का पालन किया गया है। आज क्या मामला हुआ फिर यहाँ? क्यों रोक दी गई? यदि जो परमिट के अलावा काटेंगे तो इन पर भी कार्रवाई होगी। जैसे कि लोगों का कहना है कि यहाँ डीएफओ साहब ने जो पैसे लेकर यहाँ परमिशन दे दी गई है और अवैध रूप से यहाँ पेड़ कटवाए जाने सेंचुरी एरिया में। इस पैसे लेने के लेन देन के बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ। उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा बिजनौर पहुंची, जहां कांग्रेसियों ने यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा शहर के कई चौराहों से होते हुए झालू पहुंची और फिर चांदपुर होते हुए अमरोहा के लिए रवाना हुई। कुछ लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, वर्ग के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे लोगों का दिमाग बांटने के लिए धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहिए, ताकि बढ़ती हुई महंगाई की तरफ ध्यान ना जाए, बेरोजगारी की तरफ ध्यान ना जाए, किसानों का जो शोषण हो रहा है, गन्ना किसान हो, रबी के किसान हो, खरीफ का किसान हो, मारा मारा फिरना, आत्महत्या करने को मजबूर है। तो इसलिए पूरे भारत को जोड़ने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कश्मीर तक उधर राजधानी लखनऊ स्थित डालीबाग गन्ना विकास संस्थान में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि बयान केंद्र और प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समाज की तरक्की और बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। विपक्ष अनावश्यक मदरसा सर्वे को मुद्दा बना रहा है। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। उसकी नाकाबंदी हुई है, तालाबंदी हुई है और उसी का नतीजा है कि आज लोगों का मूड भी बदला है, माहौल भी बदला है और तरक्की और विकास की हिस्सेदारी, भागीदारी में समाज के सभी वर्गों का क्या हिस्सेदारी हो रही है। जहाँ तक सवाल है हर सेक्टर कमेटी, मैं सेक्टर कमेटी को मानता हूँ कि इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड रहा है, कपट रहा है, क्योंकि सेक्टर कमेटी के नाम पे भय और भ्रम तो पैदा किया गया, लेकिन भरोसा पैदा करने की कोशिश नहीं की गई। सेक्टर कमेटी के नाम पे दलित की बात की गई, आदिवासियों की बात की गई, अल्पसंख्यकों के अंदर दरार डालने की कोशिश की गई।
उधर बिजनौर के सोहारा में पिछले 4 दिनों से ब्लॉक परिसर में बीकेयू के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। बीकेयू ने आज धरने के बीच ही एक सराहनीय पहल करते हुए पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हेलमेट पहनने वाले बाइक सवारों की हौसला अफजाई की है और उनका फूल मालाओं से सम्मान किया है। इस मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक ने कहा है कि सफ़र करने के दौरान बाइक सवारों के लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना हेलमेट पहने कितने ही नौजवान सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए बाइक पर सफ़र करते समय हेलमेट ज़रूर पहने। उन्होंने आगे कहा कि अपने जीवन और परिवार की खुशियों के लिए हेलमेट ज़रूर पहने। हमारा यहाँ भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा, लेकिन हमारी मांगों के साथ साथ में हम समाज सेवा भी करते हैं। और आज जो ये हेलमेट लगा के जो लोग चल रहे हैं, तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हमने उनका स्वागत फूल मालाओं से कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी देख के हेलमेट पहन के चलें और दुर्घटना से बचें। ये कब तक चलेगा सर आपको? ये हमारे बीच बीच में चलते रहते हैं। और अब हमारा यहाँ आंदोलन चल रहा, तो बीच में हमारा ये भी है कि समाज सेवा के हिसाब से भी हम अलग से भी काम करते हैं। और अब खबर बिजनौर से है, जहां पर निष्पक्ष और पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले में सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। बता दें कि जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उधर लखनऊ में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के नवचयनित कुल 1395 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को ऑनलाइन पदस्थापना एवं नियुक्ति पत्र दिए गए। ये नियुक्ति पत्र सीएम योगी ने वितरित किए हैं, जिसके बाद सीएम ने सभी को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सेवा आयोग के द्वारा चयनित राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और प्रभारी माध्यमिक शिक्षा श्री सुधीर महादेव बोबड़े जी, डीजी स्कूली शिक्षा श्री विजय किरणानंद जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में यहाँ लखनऊ में मेरे सम्मुख उपस्थित और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, नवनियुक्त सभी प्रवक्ता और सहायक अध्यापकगण, उनके परिवार के सभी सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, नियुक्ति की इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी नवनियुक्त 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को हृदय से बधाई देता हूं। मेरे लिए यह एक प्रसन्नता का क्षण भी है कि प्रदेश का हमारा ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा अपने प्रदेश के अंदर अपनी योग्यता के अनुसार अपनी सेवाएं एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर के देने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। विगत 5.5 वर्ष के दौरान
हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर उन सभी जो बाधाएं थी, जो बैरियर्स थे, उन्हें हटा करके प्रक्रिया को उतनी ही निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हर एक युवा के लिए, हर प्रतिभाशाली युवा के लिए अपने अनुरूप नौकरी और रोजगार ढूंढने में सफलता प्राप्त हो सके, और उसी चयन की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की निष्पक्ष और पारदर्शी कार्य पद्धति हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा बरती गई विगत 5.5 पौने 6 वर्ष के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का हो, या किसी भी अन्य भर्ती बोर्ड के द्वारा की गई भर्ती की कार्रवाई। आज कोई उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की किसी भी कार्रवाई में भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता, और किसी भी सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह ईमानदारी से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके चयन की प्रक्रिया में सुयोग्यतम पात्र अभ्यर्थियों को मौका मिल सके, उन्हें अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने राज्य के अंदर देने के लिए उस प्रकार का मंच दे सके। यह राज्य सरकार ने विगत 5.5 पौने 6 वर्ष के अंदर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, और इसीलिए भर्ती की हर प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक मिशन रोजगार के तहत अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया, और आज उसका परिणाम है कि जिस प्रदेश में वर्षों वर्षों तक नियुक्ति नहीं हो पाती थी, उस प्रदेश में हम लोगों ने विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर 5 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश में सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से सुरक्षा का दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का जो एक वातावरण दिया, उसका परिणाम है कि व्यापक पैमाने पे यहां पे निवेश हुआ। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को हमें निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार देने में सफलता प्राप्त हुई। बहुत सारे नौजवान हमारे ऐसे थे जो स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते थे, लेकिन बैंकों से उनको जोड़ने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई बाधा थी, या बहुत सारे ऐसी बातें थी जो बैरियर का काम करती थी। उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए 60 लाख से अधिक नौजवानों को, उद्यमियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी सफलता प्राप्त की। आज लगभग 1400 जो प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आज नियुक्ति पत्र वितरण के माध्यम से और उनके पदस्थापन कार्यक्रम के माध्यम से आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह इसी मिशन रोजगार का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से आज 10 लाख से अधिक अग्निवीरों का चयन हो रहा है। विभिन्न विभागों में, भारत सरकार के विभिन्न विभागों में भी 10 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। देश और प्रदेश के युवाओं के लिए आज अपने ही
राज्य में और अपने ही देश में नौकरी और रोजगार की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही हम सब आज मिशन रोजगार के इस कार्यक्रम के साथ आपके साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर इन सभी नवचयनित 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को हृदय से बधाई देता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि आपका चयन ऐसे समय में हुआ है जब ये देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लगभग उभरने की ओर अग्रसर हुई है, लेकिन साथ साथ भारत के अंदर पहली बार एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम लोगों ने स्वीकार किया है जो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक किसी छात्र को सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उसमें नवाचार के लिए, शोध और विकास की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। और इस अवसर पर आपका चयन आपको भी कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखना, अगर हम समय की गति के अनुरूप नहीं चल पाए तो हम सब पिछड़ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भारत को फिर से दुनिया के अंदर जो भारत की पहचान थी, उस पहचान को भारत के अंदर फिर से स्थापित करने की प्रक्रिया का यह हिस्सा है। हम उसके साथ भारत को फिर से जोड़ सकें, भारत को उसकी पुरातन पहचान दे सकें। केवल विश्व गुरु बोलने से हम विश्व गुरु नहीं हो जाते हैं, उसके अनुरूप इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार होना होगा। और ये हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का दायित्व बनता है कि हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकें। आज जिन लगभग 1400 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापन करने की कार्रवाई के साथ यहां पे जोड़ा जा रहा है, मैं उन सबसे इस बारे में कहूंगा। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वे तमाम अन्य परीक्षाओं में इससे पहले भी यूपीएससी की रही हो या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा चयन आयोग या अन्य तमाम परीक्षाओं का पार्ट रहे होंगे, प्रयास किए होंगे। बहुत बार उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार का भेदभाव पहले होता था, भर्ती की प्रक्रिया में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। भर्ती निकलती थी और महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के अंदर अगर हमने प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की, तो हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए भी उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। और उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का युवा अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदेश के अंदर कार्य प्राप्त कर रहा है। और अब तो राष्ट्रीय स्तर की वे निष्पक्ष एजेंसियां जो देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात के बारे में निष्पक्ष विवेचना करती हैं, वे भी इस बात को कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 5.5 वर्ष के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% से घट करके केवल 2% तक सीमित रह गया है। यह एक अच्छा सकारात्मक संकेत है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपने देखा होगा, अक्सर होता क्या है, जब एक बार सरकारी नौकरी लग जाती है तो व्यक्ति लापरवाह हो जाता है। उससे उभरने की आवश्यकता है, एक नेशनल कैरेक्टर बनाने की आवश्यकता है।
जैसे आप अपने परिवार की देखभाल करते हैं, अपने परिवार के प्रति जवाबदेह बनते हैं, वैसे ही अपने स्कूल के प्रति, अपने कॉलेज के प्रति भी आपको जवाबदेह बनना होगा। अपनी क्लास के प्रति जवाबदेह बनना होगा, स्वयं के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा, उन बच्चों के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा जो अभिभावक बड़ी आशा भरी निगाहों से, विश्वास से अपने पाल्यों को आपके पास पढ़ने के लिए स्कूल में या कॉलेजेस में भेजते हैं। लेकिन जब क्लास नहीं वहां पे हो पाती है, या शिक्षक बिना बताए गायब है, या फिर तमाम अन्य प्रकार की अड़चनें सामने आती हैं, उस विश्वास के साथ एक धोखा होता है। चाहे वह छात्र का विश्वास हो, चाहे वह अभिभावक का विश्वास हो, चाहे वह समाज का विश्वास हो या शासन का विश्वास हो, हमें उस विश्वास पर स्वयं को खरा उतरने के लिए तैयार करना होगा। और अगर हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये बनती है। मुझे बहुत बार आश्चर्य होता है कि विद्यालय में शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं, लेकिन स्वच्छता के बारे में बार बार कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद भी वहां गंदगी देखने को मिलती है। हमारी जिम्मेदारी भी है उस विद्यालय के प्रति। हम अपने घर में गंदगी बर्दाश्त नहीं करते, स्वयं का कपड़ा पहनते हैं, साफ सुथरा पहनते हैं, तो जो विद्यालय हमें पहचान दे रहा है, हमारी आजीविका की व्यवस्था कर रहा है, क्या उसकी स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? हर एक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं जाता हूं, देखता हूं बहुत बार विद्यालयों में बड़े बड़े पेड़ जमे होते हैं, भवन के ऊपर जमे रहते हैं। उस भवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं पेड़, लेकिन दीवारों में चिपके हुए उन पेड़ों को हटाने की ओर कभी नजरें नहीं जाती हैं लोगों की। अगर हम उसके साथ जोड़ सकें अपने को, उस विद्यालय के प्रति वही भाव हमारे मन में हो जो हमारा अपने घर के प्रति होता है, अपने देवालयों के प्रति होता है, अपने धर्मस्थलों के प्रति होता है, मुझे लगता है कि उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें बोलने की नहीं होती हैं। व्यावहारिक जीवन में जो हम करते हैं वो अपने आप ही एक संदेश दे देता है, और वो अपने आप में एक आपका संदेश आपकी पहचान का आधार बन जाता है। दूसरा, डिग्री लेकर के नौकरी प्राप्त करना एक शिक्षक केवल यहीं तक सीमित नहीं है, उसके लिए अब एक विस्तृत क्षेत्र अब बन चुका है। आपने अपने जीवन में जिस फील्ड को चयन किया है वो जितना आसान दिखता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। आसान इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति एक शिक्षक के रूप में आपके प्रति सम्मान का भाव रखेगा। आपने एक आसान प्रक्रिया के माध्यम से आपको चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आपने नियुक्ति पत्र भी प्राप्त कर लिया है। लेकिन चुनौतियां इसलिए क्योंकि आपको अपने आप को साबित करना है। इसके लिए विभाग के स्तर पर या विद्यालय के स्तर पर कोई मैकेनिज्म हो या ना हो, लेकिन आपको अपने आप को तो साबित करना ही होगा कि सबसे पहले उस विद्यालय से जुड़े हुए उस हर एक छात्र के बारे में, जिन छात्रों के प्रति आपका दायित्व है, वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, वहां पे एक शैक्षणिक माहौल पैदा हो सके, इसको बनाने में योगदान देना। दूसरा, आप अपने स्तर पर ऐसा कैसे माहौल पैदा कर सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर न केवल शैक्षिक गुणवत्ता के लिए बल्कि हम नवाचार, शोध और विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ उसे जोड़ सकें, उसके अनुरूप हम अपने आप को कैसे तैयार कर सकें, हमारा संस्थान कैसे तैयार हो सके, ये चीजें भी हमें उसके साथ जोड़नी पड़ेंगी। हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, समाज के अंदर क्या कुछ हो रहा है,
ये सारी चीजों को अगर हम अपने साथ जोड़ करके अपने आप को अपडेट करेंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा और आपकी एक अलग छवि बनेगी। सम्मान के प्रतीक के रूप में लोग आपको देखेंगे। आपके सामने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ढेर सारे अवसर होते हैं। हमें केवल इसके पीछे नहीं भागना है कि हम लेक्चरर बन गए या सहायक अध्यापक हो गए तो सहायक अध्यापक बनने के बाद अब हम लोग इसके बाद फिर लोगों के पीछे जाकर के फिर प्रयास करें कि अब हम लोग मुख्यमंत्री पुरस्कार के लिए आगे अपने लिए लाइन लगाना शुरू कर दें, या फिर हम लोग कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करने के लाइन लगा लें। आपकी कार्य पद्धति आपको सम्मानित भी करती है, आपको पुरस्कृत भी करती है। और अगर आपकी वह कार्य पद्धति और उस प्रकार की क्षमता नहीं है, योग्यता भी नहीं है, और तब आप कोई पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो स्वयं हंसी का पात्र भी बनते हैं। हम हंसी का पात्र न बने। हमारी योग्यता और हमारी क्षमता हमें हर प्रकार का सम्मान दिलाएगी, और उस सम्मान के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने को उन चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार करना जो केवल हमारी नहीं, समाज और राष्ट्र की जो चुनौती है वे हम सब की चुनौती होनी चाहिए। और इसीलिए सरकार ने विगत 5.5-6 वर्ष के अंदर बहुत सारे कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक शिक्षा जगत के माध्यम से भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत बनाने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है। हर एक शिक्षक को इसके प्रति अपने आप को जोड़ना होगा और उसमें बताए गए कर्तव्यों के अनुरूप अपने आप को ढालना होगा। मेरा मानना है भारत दुनिया के अंदर शिक्षा का एक बहुत सबसे बड़े केंद्र के रूप में फिर से उभरने की संभावना रखता है। उन संभावनाओं के लिए हमारे शिक्षकों को अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, हमारी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए भी हमारी शिक्षण संस्थाओं को तैयार होना होगा। मैं देखता हूं कि एक प्रकार का निरपेक्ष सा भाव है समाज से, यानी जिसके लिए हमारी स्थापना हुई है उससे हमारा कोई संवाद ही नहीं है, इंडस्ट्री से हमारा कोई संवाद ही नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।